Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Yes, chalo. We will start the today's session. Yes. So far what we have seen in the Caro is that whatever reporting requirement with respect to the 16 point that we have seen so far, those 16 points we have to report under the Caro. Central government हमसे ऑडिटर से ये चाहता है कि हे ऑडिटर, ये जो 16 पॉइंट्स है, इन 16 पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन प्लीज आप हमको दीजिएगा along with the audit report that you are submitting regularly under the SA 700. ठीक है, तो एक बारी पूरे वो 16 पॉइंट्स को वापस रिवाइज करते हैं हम लोग, देखते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद आते हैं. ठीक है, चलो सो देखते हैं वो 16 पॉइंट्स कहां पे गए. यस, तो उसमें से पहला पॉइंट ये था, अरे यार क्या हो रहा है. यस, तो सब में से पहला पॉइंट था अपना दैट इज फिक्स द सेट. और फिक्स के बारे में हमको ये बताया है कि क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, और मैनेजमेंट ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया है एट द रीजनेबल इंटरवल्स, और उसमें अगर कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो वो प्रॉपरली डेल्ट की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. दूसरा पॉइंट था सर जी, वो था इन्वेंटरी. इन्वेंटरी के बारे में बताया ये है कि क्या इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स में कराया है, और उसमें अगर कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में डेल किया हुआ है. थर्ड सर था अपना लोन गिवन बाय द कंपनी. तो अगर मान लो कंपनी ने किसी को लोन दिया है अदर देन डायरेक्टर्स, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और उसका रीपेमेंट शेड्यूल जो है फिक्स्ड है, वो चाहे प्रिंसिपल का हो चाहे इंटरेस्ट का हो, और वो रीपेमेंट रेगुलर आ रहा है. अगर वो रेगुलर नहीं आ रहा है तो क्या वो ओवरड्यू है? अगर ओवरड्यू है, भले वो 90 डेज से कम के लिए ओवरड्यू है, उसके भी डिटेल्स देने हैं. और अगर मान लो वो मोर देन 90 डेज के लिए ओवरड्यू हो जाता है तो उसके लिए कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए रिकवरी के लिए, और उसके डिटेल्स हमने क्या करने हैं, अपने कारों में दे देने हैं. नेक्स्ट सर जी था लोन गिवन टू द डायरेक्टर. अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है तो सेक्शन 185 का कंप्लायंस करो, और इन्वेस्टमेंट किए हुए है कंपनी ने तो सेक्शन 186 का कंप्लायंस करो. इसमें कुछ नॉन कंप्लायंस किए तो उसके फुल डिटेल्स दे दो. पॉइंट नंबर 5 था डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय द कंपनी. तो उसके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैप्टर है अपने लिए, सेक्शन नंबर 73 से लेकर सेक्शन नंबर 76 ए में. तो सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन नंबर 76 ए का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और आरबीआई के अगर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं कंपनी को उस रिलेटेड डिपॉजिट के बारे में, उसका कंप्लायंस करो. और अगर नहीं किया है तो उसका नॉन कंप्लायंस और उसके फुल डिटेल्स क्या करना है, हमने कारों में दे देने हैं. 6 पॉइंट था सर जी कॉस्ट रिकॉर्ड. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं, बस एक सेक्शन याद करना है, दैट इज सेक्शन 148. तो सेक्शन 148 के अंदर जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में आपको प्रोविजंस है, क्या आपने उसको कंप्लाई किए हैं, और अगर नहीं किया है तो उसका रिपोर्टिंग अपने पॉइंट नंबर 6 में करना है. उसके बाद था स्टैट्यूटरी ड्यूज. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, पेमेंट के बारे में कंपनी रेगुलर है, और अगर रेगुलर नहीं है तो जो आउटस्टैंडिंग है, अगर वो बैलेंस शीट डेट पे मोर देन 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है तो उसके ही डिटेल्स हमने कारों में देने हैं. लेस देन 6 मंथ्स के डिटेल्स हमने कारों में नहीं देने हैं. और अगर मान लो कंपनी 6 महीने से ज्यादा के लिए उसमें रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया हुआ है, ओवरड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और उसका रीजन ये है कि वो जो ड्यूज है जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, या फिर आपके एम्प्लॉय ड्यूज वगैरह जो भी है, ग्रेचुटी, पीएफ, अगर वो डिस्प्यूटेड है, और वो डिस्प्यूट अगर किसी फोरम में पेंडिंग है तो उस फोरम का नाम भी आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है पॉइंट नंबर 7 में. उसके बाद है पॉइंट नंबर 8 रीपेमेंट ऑफ लोन. तो बस उसमें क्या करना है कि कंपनी ने अगर मान लो रीपेमेंट ऑफ लोन में कुछ डिफॉल्ट किया है तो उसका पीरियड और उसका अमाउंट जो है वो कंपनी ऑडिटर ने क्या करना है, दे देना है. उसके बाद यूटिलाइजेशन फ्रॉम आईपीओ, एफपीओ एंड टर्म लोन. अगर मान लो कंपनी ने कुछ आईपीओ लिया है, एफपीओ लिया है और टर्म लोन उठाया है, तो क्या कंपनी ने इस साल में रिपोर्टिंग पीरियड में कुछ आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन से कुछ पैसे रेज किए हैं? हाँ किए हैं तो कर दो, हाँ बोलो, उसका अमाउंट लिख दो, ना है तो ना बोलो. अगर लोन उठाया है, सॉरी कुछ पैसे उठाए हैं इन 3 वे से, तो उसका पर्पस क्या है, और उस पर्पस के लिए क्या कंपनी ने यूज किया है. अगर किसी और पर्पस के लिए कंपनी ने उसका यूज किया है तो उसका रिपोर्टिंग भी आपने पॉइंट नंबर 9 में कर देना है.
नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉड वाला। तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने कुछ फ्रॉड रिपोर्ट किया है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ्रॉड ढूंढा हो उसको रिपोर्ट किया हो बोर्ड रिपोर्ट में, चाहे ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड ढूंढा हो ऑडिटर ने उसको रिपोर्ट किया हो, चाहे एम्प्लॉइज ने डिटेक्ट किया हो उसको रिपोर्ट किया हो, तो ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड अगर मान लो कुछ फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है तो वो आप अपने कारों में लिख दो, और साथ साथ अगर फ्रॉड है तो उसका नेचर और उसका अमाउंट भी आपने डिस्क्लोज करना है। उसके बाद आएगा सर पॉइंट नंबर 11 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो कुछ नहीं, आपको सेक्शन 197 के हिसाब से जो आपका मैनेजर रेम्यूनरेशन है उतना दिया है नहीं दिया है, और अगर एक्सेस पे किया है जैसे 1 करोड़ पे करना था और 1 करोड़ 10 लाख पे हुआ, तो 10 लाख जो एक्सेस पे किया है तो उसको रिकवर किया है नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं कंपनी ने टू रिकवर दैट, वो देना है। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 12 निधि कंपनी। निधि कंपनी के बारे में 2 पॉइंट याद रखने हैं, 1:20 एंड 10%। तो 1:20 क्या है, दैट इज नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो। तो निधि कंपनी के लिए आपने देखना है कि क्या कंपनी ने 1:20 नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन किया है नहीं किया है, और 10% अनएंक्यूमेबल डिपॉजिट उनके पास अवेलेबल है, वो देखना है। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो निधि कंपनी के लिए देखना है कि नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 कंपनी ने मेंटेन किया है, और 10% अनएंक्यूमेबल टर्म डिपॉजिट कंपनी ने रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन पॉइंट नंबर 13 इंपॉर्टेंट मार्क करना सर जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो क्या कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंटर किए हैं, और अगर किए हैं तो वो सेक्शन 188 के हिसाब से होने चाहिए, जैसे आर्म्स लेंथ प्राइस वगैरह हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और अगर किए हैं तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए। अगर कंपनी ने सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं किया है तो कंपनी ऑडिटर ने कारों में लिख देना है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको पता है सेक्शन 42 डीलिंग विद प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनी ने पैसे उठाए हैं तो देखो कि सेक्शन 42 का कंप्लायंस कंपनी ने किया है, और जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया है उस पर्पस के लिए कंपनी ने उसका यूटिलाइजेशन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अगर कंपनी ने कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शन किए हुए हैं तो कंपनी अगर डायरेक्टर के साथ कर रही है किसी और पर्सन के साथ कर रही है तो करो, नहीं करने ना करने के लिए नहीं बोला है, आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हो, लेकिन वो होने चाहिए एज पर सेक्शन 192। एंड लास्ट वन सर जी रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। तो सेक्शन 45 IA के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है आरबीआई ने, जैसे कि अपने एनबीएफसीज है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनको आरबीआई के सेक्शन 45 IA के अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है, तो देखो कि आप जिस कंपनी का जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो क्या उसको उस रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी है, और अगर है तो क्या उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया हुआ है फ्रॉम आरबीआई। ये रिपोर्टिंग करना है आपने कहां पे, पॉइंट नंबर 16 में। तो अगर हम लोग बात करते हैं नोट्स में आते हैं, तो नोट्स में देखो कंपनीज एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस का रेफरेंस है, तो आपको वो सेक्शन नंबर जरूर याद रखना है। तो एक बार काम करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है उसका नोटिंग करवा लेते हैं। तो देखो पहला सेक्शन आ रहा है आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर 185 एंड सेक्शन नंबर 186। ओके, ये आएगा लोन टू डायरेक्टर्स और ये आएगा लोन टू अदर्स, ठीक है। तो ये दो सेक्शन आपने याद रखने हैं 185 186। जैसे आपके दिमाग में 185 186 या फिर जहां पे भी 185 186 दिख रहे हो, किसी गाड़ी का नंबर भी 185 186 दिखा तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, ये लोन टू डायरेक्टर है और ये लोन टू अदर्स है। भूलना नहीं, देखो एग्जाम के लिए जो भी करना चाहे हम लोग करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी चाहे जिस भी मुकाम पे जिस भी प्रकार से याद करेंगे उस प्रकार से याद कर लो। इंस्टीट्यूट आपको पूछेगी नहीं कि किस प्रकार से याद करना है, इंस्टीट्यूट आपको यही पूछ रही है कि भैया याद किया है नहीं किया। सेक्शन 185 186 याद रखेंगे। उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 73 टू 76 है, ये तो याद होना ही चाहिए, हमने कंपनी लॉ पढ़ने के टाइम पे 1000 बारी उसको रिवाइज किया। तो ये आएगा आपके डिपॉजिट के लिए, ठीक है। तो कितने सेक्शन हो गए 185 186 73 टू 76A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेक्शन नंबर 148, ये बात कर रहा है आपके कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो 185
186, 73 टू 76 ए एंड सेक्शन 148। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन नंबर दैट इज 197। 197 किसके बारे में है? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में। अगेन पहला सेक्शन 185 टू 186। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन नंबर 73 टू 76 ए, फिर आएगा आपका सेक्शन नंबर 148, फिर आएगा 197। क्रोनोलॉजिकली याद करने की कोशिश करेंगे, पहले देखो कि कहां पे कौन कौन से सेक्शन है। उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 188 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आरपीटी, ठीक है। फिर आएगा आपका सेक्शन नंबर 42 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर आएगा आपका सेक्शन 192 दैट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं कितने कितने सेक्शन अब तक हमने देख लिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब आपका ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। चलो, तो पहला सेक्शन हमने देखा कौन सा, बताओ? सेक्शन 185, सेक्शन 186। ये किस बारे में है? लोन टू डायरेक्टर्स, और ये है आपका लोन टू अदर्स, ठीक है सर जी। नेक्स्ट है 73 टू 76 ए दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट, ठीक है। तीसरा सेक्शन आपका आएगा सर जी सेक्शन 148 दैट इज कॉस्ट रिकॉर्ड। चौथा सेक्शन हमने देखा दैट इज सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर हमने देखा सेक्शन 197 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखा सेक्शन 188 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर हमने देखा सेक्शन 192 ओके दैट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखा हमने सेक्शन 45 आई ए रिस्पेक्ट टू द आरबीआई एक्ट, ये आरबीआई का सेक्शन है 45 आई, आरबीआई रजिस्ट्रेशन। चेक करो कि कोई सेक्शन बचा तो नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत हो रही है बच्चों सेक्शन 42 से। 42 के बाद डायरेक्टली आएगा आपका सेक्शन नंबर 73 टू 76 ए। फिर उसके बाद आएगा आपका सेक्शन नंबर 148, फिर 148 के बाद आएगा आपका 188, फिर आएगा 192, फिर 192 नहीं 192 नहीं आएगा, फिर आएगा आपका 185, 186, फिर आएगा 188, ठीक है ना। तो ये निकल गया, 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 ठीक है। फिर ये भी निकल गया 148। चलो फिर आएगा 192 फिर आएगा 197, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकली याद करें तो इतने सारे सेक्शंस आपके कारों में रिपोर्टिंग है, एग्जामिनेशन में आंसर में ये सेक्शन कोटिंग होना ही चाहिए। अगर कोटिंग नहीं करेंगे तो आपका आंसर ही आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो वापस एक बार 42 सेक्शन किसका है? प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर की बातें भी याद रहेगी। हाँ 143-12 स्किप हुआ, थैंक यू सो मच साक्षी बेटा। 73 टू 76 ए हो गया आपका डिपॉजिट का, ठीक है। फिर आएगा आपको 143-12 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड रिपोर्टिंग। फिर आएगा 148 कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये देखो कितना आसान है याद करना। फिर आएगा आपको 185 दैट इज लोन टू डायरेक्टर्स। फिर आएगा 186 लोन टू अदर्स। फिर आएगा 188 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर आएगा 192 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, और 197 आएगा आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। क्लियर है मेरी बात? चलिए एक काम करो, इसको लिख दो। इसको हेडिंग देना सेक्शंस इन्वॉल्वड इन द कारो रिपोर्टिंग। इससे क्या होगा, कुछ हद तक देखो आपके कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट ऐसे याद हो गए। और है आपका सेक्शन 45 आई ए दैट इज आरबीआई वाला, आरबीआई का रजिस्ट्रेशन। तो 9 पॉइंट ऐसे याद हो गए।
Let me know once you done with the writing. Done, 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 done. आप डन तो मैं भी डन. चलो. नाउ एज वी डिसाइडेड यस्टरडे कि हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे. दैट इज द पार्ट विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबिलिटी. ये तो देख लिया कि रिपोर्टिंग क्या क्या करना है. रिपोर्टिंग क्या है वो तो समझ गए. अब देखेंगे एप्लीकेबिलिटी. कौन सी कंपनी का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमको कारों में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. ओके, तो ये एप्लीकेबिलिटी हमको देखना है, कंपनी को नहीं देखना है. ठीक है, तो ये सारी बातें बेसिक सी बातें, इंट्रोडक्शन वो आप एक बार घर पे पढ़ लेना. एप्लीकेबिलिटी ना, कारो 2016 इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट वाली बात है कि कारो जो है वो सारी कंपनीज को लागू है. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी. ओके, तो फॉरेन कंपनी के ऊपर भी ये सेक्शन लागू है. नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है. मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, उसके जरिए आप मुझको बताना कि ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है. ठीक है, मुझको बात बताओ, Amazon LLC क्या ये फॉरेन कंपनी है. वेदर एज पर इन कंपनीज एक्ट 2013 वेदर Amazon LLC इज अ फॉरेन कंपनी. यस, तो Amazon LLC प्राइवेट फॉरेन कंपनी है. क्या अलीबाबा इनकॉर्पोरेशन क्या ये फॉरेन कंपनी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013. नो, सो अलीबाबा जो है वो फॉरेन कंपनी नहीं है. Amazon जो है वो आपकी फॉरेन कंपनी है. सो इससे मुझको एक आइडिया आ गई कि आपको फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पता है. अच्छा, एक काम करो, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में बताया है कंपनीज एक्ट के, वो एक बार बता दो. अलीबाबा इज ए फॉरेन कंपनी. अदिति जी क्या हो गया है आपको, क्या हो गया है आपको. मैं डर रहा हूं आपके आंसर्स को पढ़ के. कल भी आपने कुछ ऐसी सिली मिस्टेक कर दी, आज बोल रहे हो अलीबाबा फॉरेन कंपनी है. क्या चल रहा है अदिति जी, क्या आप मिस्टेकनली बोल रहे हो कि अलीबाबा इज नॉट ए फॉरेन कंपनी बोलना है लेकिन आप फॉरेन कंपनी बोल रहे हो. मैं डर रहा हूं. यस, सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन बताया है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आई लव यू ऑल. अब क्या बताया देखो कि ये जो कारो है ये सारे कंपनीज के ऊपर लागू है. मतलब जो भी बंदा जिस किसी भी कंपनी को ऑडिट कर रहा है उसने कारो का रिपोर्टिंग करना है, चाहे उसमें फॉरेन कंपनी क्यों ना हो. एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जिनको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है. अब वो कौन सी कंपनी है. पहली कंपनी है सर जी, दैट इज बैंकिंग कंपनी. सो बैंकिंग कंपनी के ऊपर आपका कारो रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है. अगर आप किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या नहीं करेंगे,
कारों का रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। याद रखना, किसी बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आपको कारों का रिपोर्टिंग नहीं करना है। इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप एलआईसी का ऑडिट कर रहे हो स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो आपको कारों का रिपोर्टिंग नहीं करना है। कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, अब सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो इस उस वाली कंपनी का भी अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो भी कारो लागू नहीं है। 1% कंपनी, उसके ऊपर भी लागू नहीं होता है। और एक स्मॉल कंपनी, उसके ऊपर भी क्या नहीं है? ये कारों की एप्लीकेबिलिटी लागू नहीं है। तो मोटा मोटी बात कर ले कि कारो किस किस कंपनी के ऊपर लागू है। तो कारो लागू है टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी। लेकिन इसमें से कौन कौन सी कंपनी निकल जाएगी? पहली कंपनी निकल जाएगी बैंक, फिर निकल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, फिर निकल जाएगी सेक्शन 8 कंपनी, फिर निकल जाएगी ओपीसी, और फिर निकल जाएगी स्मॉल कंपनी। ओके, तो कुल मिला के कितने एक्सेप्शन है? 1 2 3 4 5। यहां पे देखा 1 2 3 4 5। तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी और स्मॉल। अगर आप इन सारी कंपनीज को ऑडिट कर रहे हो तो उसके साथ साथ कारों का रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं है। बाकी सारी कंपनी, ये कंपनी छोड़ के जिन दुनिया की कोई भी कंपनी उठाओ, उसको आपका कारों का रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। क्लियर है? उसके बाद इसमें एक प्राइवेट कंपनी भी आती है। अब प्राइवेट कंपनी के लिए क्या एग्जाम्पशन है वो देख लेते हैं। स्कोप, नंबर ऑफ कंपनीज आर नाउ कवर्ड अंडर कारो 16। दे आर मेनली टू फैक्टर्स वाइडन द एप्लीकेशन ऑफ कारो, स्मॉल कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज। तो फॉरेन कंपनी के ऊपर तो लागू है। आजकल कुछ फॉरेन स्मॉल कंपनीज के ऊपर भी ये सेक्शन लागू होता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे स्मॉल कंपनी को एक्सक्लूड किया था, तो यहाँ पे कुछ स्मॉल कंपनीज ऐसी है जिनके ऊपर कारों का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है। वो हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब बस ये समझो कि ओवरऑल जनरली स्मॉल कंपनी के ऊपर कारों का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। उसमें एक प्राइवेट कंपनीज भी होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। सारे प्राइवेट कंपनीज एक्सक्लूडेड नहीं है, सारे प्राइवेट कंपनीज को कारों से एक्सक्लूड नहीं करा है। कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज है जिनको यहां से एक्सक्लूड किया गया है। अब वो क्या है? अभी इस पे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बताया है सेक्शन 285, एक बार आप उसको पढ़ लो, ठीक है ना? स्मॉल कंपनी क्या होती है और स्मॉल कंपनी में कौन कौन नहीं आता है ये भी एक बार पढ़ लो। तो एक काम करो, ये पढ़ ही डालो, एक बार रिवीजन हो जाए आपकी। Let me know once you finish with it.
यस तो स्मॉल कंपनी क्या होती है और स्मॉल कंपनी में कौन कौन सी कंपनी ऐड होती है, कौन कौन सी स्मॉल कंपनी नहीं होती है, वो सेक्शन 285 में अपने पढ़ लिया। तो वो स्मॉल कंपनीज के ऊपर कारों की रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। हाँ, कुछ स्मॉल कंपनीज है उनके ऊपर जरूर लागू होती है, लेकिन उतने टेक्निकली हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Now the auditor of the following private company is not required to comment on the matter specified under कारो। तो कुछ प्राइवेट कंपनीज है, उन प्राइवेट कंपनीज के अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उस प्राइवेट कंपनी के लिए आपको कारों का रिपोर्टिंग अलग से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है, बस नीचे दिए गए कुछ प्राइवेट कंपनीज क्या है उससे एग्जम्प्ट है। तो पहली कंपनी है ए प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट ए होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे मान लेते हैं यहां पे है हमने देखा था लॉ पढ़ने के टाइम पे कि अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी है बी लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, ओके, और ये बी प्राइवेट लिमिटेड ए लिमिटेड जो कि एक पब्लिक कंपनी है, ओके, अगर ए लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी है और बी प्राइवेट लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो बी प्राइवेट लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। सो डीम्ड पब्लिक कंपनी, ये सुनो, तो अगर ये डीम पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के लगने वाले सारे प्रावधान इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये पब्लिक कंपनी है, अगर ये क्या है, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को क्या नहीं है, एग्जम्पशन नहीं है, ओनली दिस इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। इसलिए ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये जो प्राइवेट कंपनी है, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम पब्लिक कंपनी, और इसीलिए ये एग्जम्पशन से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर है मेरी बात, समझे, पक्का? Are you all receiving my voice? Is there any problem with respect to buffering, or the video is not clear, or lecture is not continued? Any problem you are facing? If no problem, then please let me know in the comment box कि कुछ problem नहीं है sir. नो प्रॉब्लम। चलो, आई थॉट कि यहाँ पे मुझको मैसेज आया कि देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द बफरिंग, सो आई स्टॉप माई सेल्फ। यस, तो मैं क्या बात कर रहा था कि सारी प्राइवेट कंपनी जो होती है वो प्राइवेट कंपनीज एग्जम्प्ट नहीं है, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जिनको हमने कारों से किया हुआ एग्जम्प्ट। तो पहली प्राइवेट कंपनी है ऐसी कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी नहीं है या किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है। अगर आपकी कोई एक प्राइवेट कंपनी है जो किसी एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो डीम पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। और दूसरा केस है सर जी यहाँ पे कि अगर मान लेते कोई ए प्राइवेट लिमिटेड है, अगर इसने किसी बी लिमिटेड दैट इज अ पब्लिक कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाया हुआ है,
ये है होल्डिंग कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी, तो भी इस ए प्राइवेट लिमिटेड के लिए कारो एप्लीकेबल हो जाएगा और ये बी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले केस में वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हुआ करती थी और दूसरे केस में ये प्राइवेट लिमिटेड किसी एक पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। तो आपकी कंपनी छोटी कंपनी नहीं, आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है, इसलिए कारो की रिपोर्टिंग आपके ऊपर लागू हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ओके कि कारो is applicable on following, क्या लिख दिया मैंने, कंपनीज। ओके, प्राइवेट कंपनीज में जो फॉलोइंग कंपनीज है उसको आपको कारो का कंप्लायंस करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है। ए प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़ एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। तो अगर मान लो किसी प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो कारो का रिपोर्टिंग नहीं करना है। लेकिन अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं तो आपको क्या है, कारो एप्लीकेबल है। मतलब मान लेते हैं कोई एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, चलो मान लेते हैं ए प्राइवेट लिमिटेड, ओके, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है सर जी मान लेते हैं 80 लाख रुपीस और जिसका रिजर्व्स एंड सरप्लस है मान लेते हैं 20 लाख रुपीस। तो टेल मी वेदर कारो इज एप्लीकेबल, टेल मी वेदर कारो इज एप्लीकेबल। यस, बिल्कुल सही आंसर है, एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ये 100 लाख यानी कि 1 करोड़ हो गया। कारो किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू होने के लिए आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ 1 रुपए होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए तो ही कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। बात को समझो बिकॉज केसेस पढ़ने वाले हैं, उसमें गलती नहीं करेंगे। तीसरा केस, ए प्राइवेट कंपनी विच डज नॉट हैव अ टोटल बोरोइंग एक्सीडिंग ₹1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते कोई एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है हिमालय प्राइवेट लिमिटेड, ओके, हिमालय जो कंपनी है वो आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मान लेते हैं हिमालय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें अगर मान लो बोरोइंग्स कुछ दिए, कुछ बैंक से उठाए हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाए हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये बोरोइंग्स जो आपके है अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रहे यानी कि 1 करोड़ और लेस है तो आपको कारो का रिपोर्टिंग नहीं करना है। 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे तो आपको कारो की एप्लीकेबिलिटी है, तो उस ऑडिटर ने देखना है कि कारो को हमने रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है कि जो आपकी बोरोइंग्स है ये बोले हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो बोरोइंग जो है आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखना है। जैसे फॉर से हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021। तो हमने बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स नहीं देखना है, हमने देखना है कि 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक कभी भी किसी भी एक दिन पे अगर आपके बोरोइंग्स 1 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको कारो का रिपोर्टिंग करना है, इवन इफ 31 मार्च पे ये बैलेंस नील है। ओके, फॉर से 30 जून पे कंपनी ने एक लोन उठाया, ओके, वो था 80 लाख का, ठीक है। फिर कंपनी ने 31 दिसंबर पे और एक लोन उठाया जिसका अमाउंट था 30 लाख रुपए। तो 31 दिसंबर पे कंपनी का टोटल लोन है 110 लाख यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा, और ये दोनों लोन मान लेते हैं 31 मार्च पे नील हो गए, मतलब बैलेंस शीट डेट पे लोन आपका जीरो नजर आ रहा है, जीरो। तो क्या कंपनी ने कारो में रिपोर्टिंग करना है? जी हां करना है, बिकॉज ये थर्ड पॉइंट में आ जाएगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कंपनी का 1 करोड़ से ज्यादा का
बोरोइंग्स हो जाता है फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कंपनी ने कारों का रिपोर्टिंग करना है। वही अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स, उसको अपने देखना है बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च पे ये बैलेंस देखना है। 31 मार्च पे अगर 1 करोड़ से ज्यादा है क्या, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स, तो जाके रिजर्व सरप्लस, तो जाके रिपोर्टिंग करना है। बीच में क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन बोरोइंग्स की अगर बात करेंगे तो बोरोइंग्स कभी भी बैलेंस शीट डेट पे या फिर उसके पहले कभी भी, अगर मान लो एक दिन के लिए भी अगर आपका बैलेंस ऑफ द बोरोइंग्स 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपने कारों में रिपोर्टिंग कर देना है। चौथा है सर जी, ए प्राइवेट कंपनी विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब एक साल में 10 करोड़ से ज्यादा आपका कोई रेवेन्यू नहीं गया है तो फिर आपको कारों का रिपोर्टिंग नहीं करना है। 10 करोड़ 1 रुपया हो गया आपको रिपोर्ट नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट, कारो शैल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। अब ये क्या है थोड़ा बाद में देखते हैं, बस पहले ये समझो ये 4 पॉइंट प्राइवेट कंपनीज के बारे में क्या क्या बताया है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। यस, तो कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जिसको कारों से मिल जाती है एग्जम्पशन। तो पहले ये देखना है कि सारी प्राइवेट कंपनीज को कारों से मिल चुका है एग्जम्पशन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब क्या है, इनको लागू है। तो ऑल प्राइवेट कंपनीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम कारो एक्सेप्ट द फॉलोइंग, ऐसे उसको कंसिडर करो। सो ऑल प्राइवेट कंपनीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम कारो एक्सेप्ट द फॉलोइंग। पहला एक्सेप्शन आएगा सर जी कि अगर मान लेते हैं आपकी प्राइवेट कंपनी ओके किसी और पब्लिक कंपनी की है होल्डिंग कंपनी और यह है सब्सिडरी कंपनी, तो इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या है, आपका कारो लागू है। दूसरा केस यहां पे, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी किसी एक पब्लिक कंपनी की क्या है बोलो, सब्सिडरी कंपनी, तो यह सब्सिडरी कंपनी, तो इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर और इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर आपका कारो लागू हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। दूसरा केस, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म है, किसी एक भी क्राइटेरिया में आ गया तो आपको आपके ऊपर कारो लागू हो जाएगा। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर कितना है 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, तो कितना है, सॉरी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ये कितना है, मोर देन ₹1 करोड़ ऑन बैलेंस शीट डेट, तो कारो लागू हो जाएगा। तीसरा केस है, अगर मान लो आपकी प्राइवेट कंपनी के बोरोइंग्स मोर देन 1 करोड़ है ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और चौथा केस आएगा सर जी, दैट इज प्राइवेट कंपनी ओके जिसका टर्नओवर है मोर देन ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी एक दिन पे अगर बैलेंस आपका टर्नओवर का 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो आपको कारों का रिपोर्टिंग है। तो ये एप्लीकेबिलिटी है 1-1-10 ओके, 1-1-10 याद रखेंगे, 1-1-10 1-1-10 ओके, 1-1-10 ये आप याद रखेंगे। एक है पेड अप शेयर कैपिटल सरप्लस, बोरोइंग्स और टर्नओवर, 1-1-10 क्या याद रखेंगे, 1-1-10 1-1-10 कारों का रिपोर्टिंग 1-1-10 प्राइवेट कंपनीज के लिए। बाकी तो सारी कंपनीज के लिए लागू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे प्राइवेट कंपनी एग्जाम्प्ट है, ये प्राइवेट कंपनीज इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कारों का कंप्लायंस करना पड़ेगा, कारों का रिपोर्टिंग आपको ऑडिटर ने करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको लिख दो।
चलो आई होप आपका लिख के हो चुका है। चलो तो रिवाइज करते हैं बच्चों कि व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी फॉर कारो। सो कारो किन किन कंपनीज के ऑडिटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो पहला एप्लीकेबिलिटी है, इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनीज, ठीक है। दूसरा हमने देखना है डायरेक्टली एक्सेप्शंस, कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है जिनको ये कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसमें से बच्चों पहला एक्सेप्शन आपका आ जाएगा, दैट इज अगर मान लो आपकी कंपनी है बैंकिंग कंपनी, दूसरी आपकी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी अगर आपकी कंपनी है ओपीसी, चौथी अगर आपकी कंपनी है स्मॉल कंपनी, तो इनको कारो एप्लीकेबल नहीं है। फिफ्थ वन अगर मैं बात करूंगा, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज को आपके कारो से निकाल दिया गया है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपके एप्लीकेबिलिटी में आएंगे। सो यहां पे अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं, तो प्राइवेट कंपनी ऊपर एप्लीकेबिलिटी में कैसे आ जाएगी। सो पहले आपकी प्राइवेट कंपनी है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी की होल्डिंग कंपनी है या किसी की सब्सिडी कंपनी है या फिर किसी की एसोसिएट कंपनी है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर 1 करोड़ से ज्यादा है बैलेंस शीट डेट पे, उसको एप्लीकेबल है। तीसरी अगर बात करूंगा, अगर आपकी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है और जिसका टर्नओवर, ओके टर्नओवर नहीं, हम बात करेंगे किसकी, पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, बात करेंगे बोरोइंग्स की। तो अगर मान लेते हैं आपके बोरोइंग्स किसी प्राइवेट कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और अगर बात करेंगे आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल है। बाकी सारी प्राइवेट कंपनी आ जाएंगे एक्सेप्शंस में। क्लियर है मेरी बात, समझे। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन। अब नीचे एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज कारो शैल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of the company. Such revenue means revenue as disclosed in the Schedule 3 of the Companies Act, blah blah, include revenue from discontinuing operation. वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। पॉइंट ये है कि कारो किन के ऊपर लागू नहीं है, कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिपोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एज आई टोल्ड यू। एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट इज स्टैंड अलोन, जैसे बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिलायंस जियो सब्सिडियरी कंपनी है, तो रिलायंस जो है 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन मतलब रिलायंस के खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंसोलिडेटेड मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्लस रिलायंस जियो का मिल मिला के बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। अगर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल है, रिलायंस जियो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो देखा जाए तो हमने कंसोलिडेटेड के ऊपर भी लागू कर दिया है। जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसका ऑडिट रिपोर्ट बनेगा और उस पे कारो एप्लीकेबल करेंगे, तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, बिकॉज रिलायंस जियो के ऊपर वैसे भी लागू है और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर वैसे भी लागू हो जाएगा। तो इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, ओनली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये कारो क्या है आपका एप्लीकेबल है। क्यों, उसका रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको दिए हैं, ठीक है ना, उसमें रेवेन्यू क्या होता है वगैरह वगैरह, एक बार वो देख लेते हैं। रेवेन्यू, अब यहां पे रेवेन्यू क्यों डिस्कस किया है, बिकॉज ये जो बात किया है प्राइवेट कंपनी जिसका टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इस रेवेन्यू में कौन कौन सी बातें आएगी, इसके ऊपर भी आपको सवाल आया था एग्जामिनेशन में। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है, द टर्म रेवेन्यू हैज बीन डिफाइंड बाय द ऑर्डर एज द टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज इन द शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो भी आपने P&L अकाउंट बनाया है, उसमें जो आपका रेवेन्यू दिखाया है वो आपका हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। अकॉर्डिंगली द टोटल रेवेन्यू वुड इंक्लूड अदर इनकम एज पर शेड्यूल 3। तो रेवेन्यू में आपके जो सेल फ्रॉम योर ऑपरेशंस होते हैं, उसमें अदर इनकम भी अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आपका हो जाएगा क्या, रेवेन्यू। जैसे मान लेते हैं सेल, ओके सेल मान लेते हैं टाटा मोटर्स की बात करें, तो सेल फ्रॉम ऑटोमोबाइल मान लो वो है 100 करोड़, ओके 100 करोड़ नहीं सॉरी, वो आपका मान लेते हैं कुछ 9 करोड़। और आपके स्क्रैप सेल जो अदर इनकम में आता है, अदर सेल इनकम में स्क्रैप सेल्स मान लेते हैं वो है 2 करोड़ का, तो कुल मिलाकर 11 करोड़
तो 11 करोड़ अगर आपका टोटल रेवेन्यू है तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ओनली मेन सेल्स के ऊपर, मेन रेवेन्यू के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इसमें आपके अदर इनकम भी इंक्लूड होंगे और अदर इनकम को ऐड करके आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको टर्नओवर के बारे में नहीं बताया है, यहाँ पे आपको रेवेन्यू एज पर द बैलेंस शीट बोला गया है। ये रेवेन्यू वुड आल्सो इंक्लूड द रेवेन्यू फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो अगर आपके मान लो कुछ साल में कुछ ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड है, जैसे मान लेते हैं टाटा मोटर्स ने एक बारी टाटा नैनो को डिसकंटिन्यू कर दिया था अपने ऑपरेशन से, तो उस साल में टाटा मोटर्स मान लेते हैं 30 सितंबर को डिसकंटिन्यू हुआ, तो 30 सितंबर के बाद टाटा नैनो बिके नहीं, 30 सितंबर के पहले बिके थे, तो उसको भी उसमें ऐड करना है। ये कुछ बोलने की बात नहीं है अलग से, लेकिन बताया है तो एक बार पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो रेवेन्यू में क्या आएगा, रेवेन्यू आपका मेन रेवेन्यू, साथ साथ अदर इनकम भी आएगा और साथ साथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का भी इनकम उसमें ऐड हो जाएगा। उसमें प्रैक्टिकल सवाल है, हम लोग देखेंगे क्या है। तो रेवेन्यू देखो क्या है, रेवेन्यू मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, वो हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट वन, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी अदर देन अ फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस आर डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, मतलब आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है, तो आता है सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज। प्लीज ध्यान देना, इस पे प्रैक्टिकल केस सॉल्व करने वाला है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस एक्साइज ड्यूटी, उसमें से एक्साइज ड्यूटी निकाल दो, अभी आपका जीएसटी आ जाएगा यहाँ पे। अदर इनकम शैल बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, यानी कि बैंक के ऊपर अगर आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो वो भी आ जाएगा। डिविडेंड इनकम कंपनी को मिला है तो नेट गेन फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो भी आ जाएगा। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम, क्या होता है देख लेंगे। तो इतनी सारी बातें ऐड होगी। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आएगा, अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फॉर विच द कंसिडरेशन इन कैश और अदरवाइज हैज बीन रिसीव्ड, तो आएगा पेड अप शेयर कैपिटल में। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी दोनों इंक्लूड होंगे। जहां पे आपको पेड अप इक्विटी बोला है वही इक्विटी लेना, पेड अप शेयर कैपिटल स्पेसिफिकली बोला है तो उसमें इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस दोनों ऐड होते हैं। दिस इंक्लूड्स बोनस शेयर्स अलॉटेड बाय द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। तो अगर मान लो बोनस शेयर्स अगर हमको कुछ मिले हैं तो या फिर इशू किया है कंपनी ने, तो उसमें बोनस शेयर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, भले ही उसके लिए हमको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला है। तो पेड अप शेयर कैपिटल में आपका बोनस शेयर भी इंक्लूड हो जाएगा, ये बात याद रखना। इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। द अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स अनपेड टू बी डिडक्टेड, अगर कुछ कॉल हमने किए हैं और वो अनपेड हुए हैं तो उसको वहां से डिडक्ट कर दो। अगर आपको टोटल शेयर कैपिटल लिया है तो उसमें से अनपेड कॉल माइनस कर दो। पेड अप अनफॉरफिटेड टू बी एडेड, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरफिटेड शेयर्स किए कंपनी ने, मान लेते हैं कंपनी के पास कुछ शेयर्स थे 1 लाख रुपए के, कंपनी के पास है 1 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनी ने क्या कर दिया, उसमें से कुछ शेयर्स फॉरफिट कर दिया ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। तो मान लेते हैं फॉरफिटेड शेयर्स है 10,000 के, तो आप क्या बोलेंगे सर 10,000 में से, सॉरी 1 लाख में से 10,000 निकाल दो बिकॉज वो फॉरफिट हो चुके हैं। लेकिन बेटा ये 10,000 शेयर्स हम लोग रीइश्यू भी कर सकते हैं, आई बात समझ में, 10,000 शेयर्स हम लोग रीइश्यू भी कर सकते हैं। तो अगर रीइश्यू कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल का ही पार्ट हो जाएगा, तो उसको हमको डिडक्ट नहीं करना है, उसको ऐड करना है अगर अलग से दिया है और वो कैपिटल में ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड नॉट टू बी कंसिडर, तो जो पैसे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आए हैं उसको हमने अलॉट नहीं किया है, तो अलॉट नहीं किया तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, वो एप्लीकेशन में ही पड़ा रहेगा। बिकॉज वो अगर अलॉट नहीं हुआ तो हमको वापस क्या करना है, रिफंड करना है बाय द वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट। Reserves on surplus to be considered as a disclosure in the financial statements to be reckoned and the balance sheet date. Borrowings from financial institution में क्या आता है, एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कैन बी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो वो बोरेज में आएगा। टर्म लोन हो, डिमांड लोन हो, एक्सपोर्ट क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, बिल परचेस, ऑल डिसकंटिन्यूड डिस्काउंटेड, सॉरी बिल डिस्काउंटेड, वो सारी बातें आपकी कहां पे आएगी, बोरेज में आ जाएगी। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट टू बी डिवॉल्व, तो अगर आपको याद है मैंने ऑडिट में आपको सिखाया था फंड बेस एंड नॉन फंड बेस। नॉन फंड बेस, तो कोई इसका मुझको एग्जांपल बता पाएगा, फंड बेस क्या होता है, नॉन फंड। फंड बेस में बोल रहा हूं टर्म लोन, तो टर्म लोन उठाया तो वो फंड बेस हो जाएगा। नॉन फंड बेस का एग्जांपल कोई मुझको बता पाएगा तो बताओ। सर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज नेसेसरी टू कंप्लाई ऑल द कंडीशंस और एनी वन कंडीशन टू गेट, कोई भी कंडीशन में आ गया, किसी भी कंडीशन में आ गया तो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये आपका कारो एप्लीकेबल हो जाएगा।
अरे बताओ जल्दी, सो गए क्या? वेरी गुड आदित्य जी, बैंक गारंटी। आदित्य जी बैक इन एक्शन है। बैंक गारंटी जो होती है वो होती है नॉन फंड बेस। ऐसा क्यों? बिकॉज फंड बेस में हमको कुछ पैसे मिलते हैं। यस, एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट, वेरी गुड। तो टर्म लोन जो होता है वो फंड बेस मतलब कुछ पैसे मिलते हैं। नॉन फंड बेस मतलब वहां से हमको कुछ पैसे आए नहीं है, बैंक गारंटी दिया है हमने। जैसे मान लेते हैं कि हमको कुछ करना है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट। यस, ओके। तो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करना है तो कंपनी क्या करेगी, हमारे माल क्या करेगी, इंडिया से माल क्या करेगी, बाहर एक्सपोर्ट कर देगी। और एक्सपोर्ट करेगी तो पैसा अंदर आएगा, तो मनी विल फ्लो टू इंडिया। इसका अगर मान लो उल्टा हो गया, जैसे इंपोर्ट। इंपोर्ट करना है मतलब क्या, हमने बाहर से, आउटसाइड से क्या करना है, खरीदी करना है। अब बाहर के लोग क्या बोलते हैं कि आप हमको, इसमें क्रेडिट पीरियड भी होता है, मान ले 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, माल पहले आएगा, पेमेंट बाद में जाएगा। तो वो बाहर के लोग क्या बोलते हैं, बाहर के कंपनीज के लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि आप हमको 30 दिन के बाद पेमेंट करोगे, लेकिन उसका गारंटी क्या है कि आप मुझको पेमेंट करोगे। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा, हे बैंक प्लीज इस बंदे को मेरे भी यहाँ पे क्रेडिट गारंटी दे कि मैं इसको 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, तभी जाके वो क्या करेगा, मुझको माल बेचेगा। तो ये जो गारंटी मैंने दिया है वो किसको दिया, डायरेक्टली उस बंदे को दिया, फॉरेन में बैठे हुए बंदे को। तो वो गारंटी के लिए मैं कमीशन पे करूंगा। बैंक एक्चुअली मुझको या उसको पैसे नहीं देगी। बैंक कब देगी उसको पैसा, जब मैं फेल हो जाऊंगा। तो नॉन फंड बेस लिमिट अगर सैंक्शनड है तो वो अपने बोरोइंग्स में नहीं आएगी। अगर नॉन फंड बेस एक्सपोज हो जाता है, जैसे मैंने 30 दिन के अंदर पेमेंट, 30 दिन के बाद पेमेंट नहीं किया और बैंक ने उसको पे कर दिया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फंड बेस में इंक्लूड हो जाएगा और वो मैंने पैसे बैंक को ड्यू करना है। तो ऐसा माना जाएगा कि वो पैसे मेरे को आए हैं, तो वो एक्सपोज होने के बाद वो क्या आएगा, मेरे बोरोइंग्स में जरूर इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझे? तो रेवेन्यू में क्या आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आएगा, उसके बाद बोरोइंग्स में क्या आएगा, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, नीचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक बार होमवर्क करके इसको पढ़ लेना जरूर। ठीक है, अगर वो क्लियर है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो केसेस ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। ठीक है ना, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस, तो कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। केसेस पढ़ेंगे ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 16 जनरल केसेस। पहला, दिस ऑर्डर इज ऑन द कंपनी और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो द ऑर्डर जो है वो किसके ऊपर है, दिस ऑर्डर इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी व्हिच दे हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग देयर ऑडिट एंड प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। इट इज रिपोर्टिंग ऑर्डर, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2016। तो ये किसके ऊपर है, ये कंपनी के ऊपर नहीं है, ये किसके ऊपर है, ये ऑडिटर्स के ऊपर है। Is consolidated finance statement is exempt from Caro? Yes, it is exempt, तो हमने अभी देख लिया। Are branch audit reports exempt from Caro? तो consolidated मतलब ये कोई दूसरी कंपनी है, उस कंपनी का कारो का रिपोर्टिंग अलग से हो सकता है, लेकिन ब्रांच तो अपनी ही कंपनी की होती है। ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, उसको कंसोलिडेशन नहीं बोलते, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो क्या ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल है? बिकॉज हो सकता है ब्रांच का ऑडिट कोई और कर रहा हो, तो क्या ब्रांच एग्जम्प्ट है इससे कि मेरा हेड ऑफिस है और ब्रांच है? तो नो, ब्रांच एग्जम्प्ट नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू द ब्रांच ऑडिटर्स ऑल्सो, बिकॉज होता यूं है कि ब्रांच ऑडिटर अगर अलग है तो ब्रांच ऑडिटर कारो का रिपोर्टिंग करेगा, और मैं जब कंपनी एज होल का रिपोर्ट बनाऊंगा तो ब्रांच ऑडिटर का कारो का रिपोर्टिंग लूंगा और मेरे कारो में उसको
इंक्लूड करके मैं एक ही कारो का रिपोर्टिंग करूंगा। समझे नहीं समझे? तो ब्रांचेस आर नॉट एग्जाम फ्रॉम कारो। अगर ब्रांच ऑडिटर कोई और कर रहा है, अनदर ऑडिटर है ब्रांच का, अनदर ऑडिटर है ब्रांच का, तो वो क्या करेगा, कारो रिपोर्टिंग करेगा और वो मुझको क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर को भेज देगा। अगर ब्रांच ऑडिटर कोई और नहीं है तो मुझको ही करना है। ये सुनो, ब्रांच के लिए अलग से नहीं, कंपनी एज अ होल के लिए बनाऊंगा मैं। क्लियर है मेरी बात? चलो उसके बाद, विल कोऑपरेटिव बैंक्स गेट एग्जम्पशन? यस, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, एग्जाम्प्ट है, बिकॉज वो बैंक के अंदर ही आती है। विल फॉरेन बैंक गेट एग्जम्पशन? यस, फॉरेन बैंक है, कंपनी की बात नहीं करें, फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो एग्जाम्प्ट है बिकॉज वो बैंक है। विल एनबीएफसी गेट एग्जम्पशन? नो, एनबीएफसी बैंक नहीं होती, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, मुथूट फाइनेंस। ये सुनो, या फिर आपने देखा था मनप्पुरम गोल्ड लोन, मनप्पुरम, ओके, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, ये कोई बैंक्स नहीं है, तो उनको ये एप्लीकेबल है। इन डिसंबर एनबीएफसी वाज कन्वर्टेड इनटू बैंक। अगर मान लेते हैं किसी कारण में दिसंबर में, उस फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर में अगर एनबीएफसी क्या होगी, कन्वर्ट होगी बैंक में, तो क्या उनको एग्जम्पशन मिलेगा? जी हाँ, उनको एग्जम्पशन मिलेगा। एज वी हैव टू सी द स्टेटस एज ऑन द ईयर एंड एंड इट इज बैंक एट द ईयर एंड, तो ईयर एंड पे वो बैंक है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो हमको स्टेटस एट द ईयर एंड देखना है। इन दिसंबर बैंक वाज कन्वर्टेड टू एनबीएफसी, अगर वो पूरे साल तक बैंक में थी, दिसंबर में वो एनबीएफसी में कन्वर्ट होगी, तो क्या उनको एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं, बिकॉज एट द ईयर एंड वो क्या है, एक एनबीएफसी, तो उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इज एग्जम्पशन अवेलेबल टू लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस, जैसे एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस है, और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी चाहे जो भी हो, उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है, A company was licensed under section 25। अब ये पुराने कंपनी एक्ट का सेक्शन है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्शन 8। तो क्या सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्पशन है? जी हाँ, सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्पशन है। When to check the status of the insurance banking section 8 company small company? So there is a no specific instruction provided in the CARO. As per guidance note, CARO we have to check the status at the year end। तो CARO में कभी भी आप कहीं भी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, इसके बारे में सेपरेटली गाइडेंस नोट इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस गाइडेंस नोट में ये बताया है कि कारो का जो स्टेटस है वो आप ईयर एंड पे चेक करो। क्लियर है? ये बात जरूर याद रखना। प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट वन, वेदर दे विल गेट एग्जम्पशन? नो। तो स्नेहल जी, आपको जो डाउट था कि क्या एक भी कंडीशन में वो आ गए तो क्या उनको कारो एप्लीकेबल है, तो जी हाँ एप्लीकेबल है, बिकॉज ईच कंडीशन वी हैव टू सी सेपरेटली। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेटली हर एक कंडीशन को देखना पड़ेगा। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 75% इक्विटी शेयर्स जो है held by public company, तो 75% पब्लिक कंपनी होल्ड किया है till 15th of Jan। On this date 30% were sold in the open market। तो उस पब्लिक कंपनी क्या किया है, 75% में से 30% ओपन मार्केट में सेल किया। Will such private company get exemption? अगर मान लो पहले की बात करेंगे, किसके पहले, 15th of Jan के पहले की अगर बात करेंगे, तो उसके पहले 75% होल्डिंग था, तो वो क्या थी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनका होल्डिंग बस रहा कितना, 75 माइनस 30 दैट इज 45। तो 45% होल्डिंग होने से कोई होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बनता है। तो एट द ईयर एंड क्या है, 45% होल्डिंग है, तो ईयर एंड पे वो प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी होने की वजह से उनको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 90 लाख। तो ये क्या है, कोई प्राइवेट अनलिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है, which is a paid up capital of 90 lakhs, outstanding loan of 85 lakhs and turnover of 7 crore, and it is not a subsidiary or holding of a public company, will it get exemption? तो भले ही आपकी अनलिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनी हो, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी 1 + 1 + 10, ओके, 1 यानी क्या, पहला, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स। तो पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व 90 लाख है, तो ये कंडीशन आपका एप्लीकेबल नहीं है। आउटस्टैंडिंग लोन 85 लाख 1 करोड़ से कम है, तो इसमें भी नहीं आएगा। टर्नओवर ऑफ 7 करोड़, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो क्या उनको एग्जम्पशन मिलेगा? और ना वो सब्सिडरी की होल्डिंग है, ना किसी पब्लिक की होल्डिंग है, ना किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, ना किसी की एसोसिएट कंपनी है। क्लियर है? तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा? जी हाँ, उसको एग्जम्पशन जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक फॉरेन कंपनी। तो आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, और इट्स होल्डिंग कंपनी ऑफ ए public foreign company, will they get exemption? So now tell me, without reading the answer, can you give me the answer? एक प्राइवेट कंपनी है सर जी, जो किसी एक पब्लिक फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, या किसी पब्लिक फॉरेन कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो क्या उनको एग्जाम्पशन मिलेगा? जरा सोच समझ के, विदाउट रेफरिंग टू द आंसर मुझको
आंसर बताना। एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोच समझ करके जवाब देना। आई थिंक नो एग्जाम्शन, ठीक है, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वन पॉइंट ऑफ व्यू आ गया मेरे पास कि एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ओके, वेरी गुड। पाटिल बोल रहे हैं नो एग्जाम्शन। बाकी स्वानंद, तेजस, प्रथमेश, आर्या, अदिति, तेज, स्नेहल, सीनू जी, अरे कुछ तो आंसर करो। यस, नो, डोंट नो, कुछ तो बोलो। लेक्चर लगा के निकल गए क्या? कैसा होगा इस देश का? नो एग्जाम्शन। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेन कंपनीज आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी as they use word body corporate, but they cannot get the status of a public or private as definition of a public or private company under Companies Act। तो बात कर रहे हैं हम लोग फॉरेन पब्लिक कंपनी की, फॉरेन पब्लिक कंपनी या फॉरेन तो फॉरेन पब्लिक कंपनी या फॉरेन प्राइवेट कंपनी, देखो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो पब्लिक या प्राइवेट नहीं होती है ना। अगर हमको बोलना है कि मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, या मेरी एक प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो ये जो मैं पब्लिक प्राइवेट जो मैं बात कर रहा हूं, ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बात कर रहा हूं, और किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर मेरा कंपनीज एक्ट लगता ही नहीं है। तो हाउ कैन आई डिफाइन कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है? ये सुनो, तो जो भी पब्लिक प्राइवेट में बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। तो इसीलिए भले ही मेरी प्राइवेट कंपनी किसी फॉरेन पब्लिक या फॉरेन प्राइवेट की सब्सिडरी या होल्डिंग है, मेरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी प्राइवेट कंपनी के स्टेटस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी प्राइवेट लिमिटेड हमेशा प्राइवेट की प्राइवेट ही रहेगी, और इस प्राइवेट कंपनी को मिल जाएगा एग्जम्पशन। क्लियर है मेरी बात? कंक्लूजन देखो, ए पब्लिक होल्डिंग चेंजेस द स्टेटस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, हाउएवर इफ सच पब्लिक होल्डिंग इज अ फॉरेन पब्लिक कंपनी, द स्टेटस प्राइवेट कंपनी रिमेन्स अनचेंज्ड।
तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का स्टेटस में चेंज नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी जैसी ही रहेगी। समझे मेरी बात? सब्सिक्वेंटली आप उल्टा प्राइवेट पब्लिक कर रहे हो तो उस हिसाब से हो जाएगा। क्लियर है? तो उनको क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। यस, दे विल गेट द एग्जम्पशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द केसेस ऑन द कारो, बिकॉज कारो तो हमने पूरा का पूरा समझ लिया, लेकिन उसको इंटरप्रिट अगर हम लोग सही से नहीं कर पाए तो हमको एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिक्कतें हो सकती है। इमेजिन करो आप किसी एक कंपनी के डायरेक्टर हो, किसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो, या किसी प्राइवेट कंपनी सीएफओ हो, या कुछ के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या की मैनेजर पर्सन हो, किसी एक ओहदे पे हो, एक्सपर्ट डायरेक्टर, या फिर आप उस प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर क्यों ना हो, ऑडिटर हो आप उसके, और ऐसी कुछ बात निकल करके आती है कि वो प्राइवेट कंपनी किसी बाहर के प्राइवेट कंपनी की या बाहर के फॉरेन पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी है, या फिर आप प्राइवेट कंपनी किसी बाहर फॉरेन पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो। ऐसा प्रैक्टिकल केस हो सकता है, नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। और उस केस में आपको पूछा जाए कि कारों का रिपोर्टिंग करना है नहीं करना है, एज एन ऑडिटर आप सोचिए कि कारों का रिपोर्टिंग करूँ या ना करूं, तो आपको समझेगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा कि क्या हमारे प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये कारों की एप्लीकेबिलिटी है। तो जवाब आ रहा है सर जी कि ऐसी वाली प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारों की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात? सर इफ प्राइवेट कंपनी इज अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन कंपनी देन एग्जम्पशन मिलेगा ना? हाँ जरूर एग्जम्पशन मिलेगा, मैंने तो वही बोला, एग्जम्पशन जरूर मिलेगा। यस, अब आएगा यहां पे सवाल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 60 lakhs, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 lakhs, जनरल रिजर्व 30 lakhs, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस 60 lakhs, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 lakhs, कैपिटल रिजर्व 15 lakh, शेयर एप्लीकेशन 20 lakhs, शेयर फोरफिचर 5 lakh, रिवैल्यूएशन रिजर्व 8 lakh, कैपिटल रेमसी रिजर्व 3 lakhs, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 6 lakh, विल द कंपनी गेट एग्जम्पशन? तो ऐसे वाले सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है कि क्या इस प्राइवेट लिमिटेड को एग्जम्पशन मिलेगा। तो पहले देखते हैं किस किस को ऐड करना है। तो पहले हमको कैलकुलेट करना है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो उसमें क्या क्या आएगा? तो उसमें आपका आएगा पहले पेड अप कैपिटल, यस और नो? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 60 lakhs, तो यहाँ पे 60 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 lakhs, तो इसको ऐड करूंगा 10 lakhs प्लस जनरल रिजर्व 30 lakhs, तो जी हाँ जनरल रिजर्व को 30 lakhs में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना? अब सवाल आता है क्या P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस को मैं माइनस करूं? क्या मुझको डेबिट बैलेंस को माइनस करना है? तो जी हाँ मुझको यहाँ पे उसको माइनस करना है, बिकॉज पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स में अगर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है रिजर्व सरप्लस में, तो रिजर्व सरप्लस में मेरा P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस सेट ऑफ हो जाता है। तो 10 लाख को मैंने क्या करना है, सॉरी 60 lakhs को मैंने क्या करना है, माइनस करना है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करूं? जी हाँ मेरा रिजर्व सरप्लस है 10 लाख। उसके बाद कैपिटल रिजर्व 15 लाख, जी हाँ मैंने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन 20 lakhs ऐड करना है, जी नहीं इसको ऐड नहीं करना है। शेयर एप्लीकेशन मेरा पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता है, अभी हमने देख लिया भाई, बिकॉज इट इज पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। शेयर फॉरफीचर, जी हाँ फॉरफीचर मैंने ऐड करना है 5 lakhs। रिवैल्यूएशन रिजर्व 8 लाख, जी हाँ मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी ऐड करना है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR 3 लाख का, जी हाँ ऐड करना है 3 लाख, ठीक है। एंड शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 6 लाख। अब ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये बनता है आपके ईसॉप में वगैरह, ओके अगर आपको याद है ईसॉप वगैरह होता है उसमें ये बनता है, तो वो भी आपके कैपिटल का ही हिस्सा है, तो 6 लाख आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 70, 90, 100, 120, 120, 131, 131 नहीं 137, तो 137 माइनस 60 कितना होता है, अराउंड 87, ओके तो आएगा 87। तो 87 lakhs, तो क्या आपका पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व 1 करोड़ से ज्यादा है? तो नहीं है, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। एज इट इज नॉट क्रॉसिंग 1 करोड़ एंड इफ अदर कंडीशन सेटिस्फाइड द कंपनी मे गेट द एग्जम्पशन, ओके। तो इस एग्जांपल को एक बार ढंग से ध्यान से देख लेना, कौन कौन सी बातें ऐड करी है, कौन कौन सी बातें लेस करी है।
वंस इट इज डन प्लीज लेट मी नो कि हमारा क्लियर हो चुका है सर ये पॉइंट, तो हम लोग आगे बढ़े। अरे क्लियर है, हो गया नहीं हो गया कुछ तो बोलो। डन, टिक टिक बोल रही है डन, तो डन, सबका डन हो गया। फिर नेक्स्ट, लोन रुपीज 40 lakhs, इंटरेस्ट एक्रूड एज ऑन बैलेंस शीट डेट 8 lakhs, इंटरेस्ट ड्यू एंड अनपेड 12 lakhs, हाउ मच विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्शन। तो लोन है 40 lakhs का, जी हाँ ये तो आ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द बैलेंस शीट डेट 8 lakhs, तो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, ठीक है ना, अब तक ड्यू नहीं हुआ है। एक्रूड और ड्यू में क्या फर्क है? एक्रूड का मतलब होता है कि जनरेट हो चुका है लेकिन अब तक अप्लाई नहीं हुआ है अपने ऊपर। ड्यू का मतलब होता है जो ड्यू है लेकिन रीपे नहीं हुआ है। तो एक्रूड जो होता है उसको हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज वो क्या नहीं है, वो अपने पास लायबिलिटी नहीं है अब तक, वो एक्रूड है, बस हमने उसको बुक्स में ड्यू करके नहीं डाला है। और जो इंटरेस्ट ड्यू और अनपेड है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 52 लाख विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जाम्शन। अब एग्जाम्शन मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में बात नहीं किया है, यहां पे बस बोला है कि क्या कितना हम लोग लेंगे, उसमें से बस बात ये है इस पॉइंट से कि इंटरेस्ट एक्रूड लेना है, ले लेना है। तो इंटरेस्ट एक्रूड नहीं लेना है, इंटरेस्ट ड्यू एंड अनपेड वो वाली बात यहां पे ले लेनी है। फंड बेस्ड
facilities from the bank rupees 20 lakhs and non fund based facility 10 lakh which are yet to be devolved, मतलब अभी devolved होनी है. How much should be counted for the borrowings? जी हाँ, जरूर बात है कि 20 लाख जो है फंड बेस वो हम लोग लेंगे, 10 lakhs नहीं लेंगे. तो 10 lakh will be left as no money is taken under this till date under it. अगर ये डिवॉल्व हो गया, अगर ये क्रिस्टलाइज हो गया तो वो जरूर आएगा 10 लाख. Out of loan of rupees 30 lakhs, 5 lakh are due within 12 months from the date of the balance sheet. Hence, it is shown as a current liability, as the current maturity of long-term loan. तो 30 लाख में से 5 लाख अगले 12 महीने के अंदर ड्यू है, इसलिए हमने उसको करंट लायबिलिटी बोला. बाकी जो बचा हुआ 25 लाख है वो हमने क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म करके डाल दिया. तो 30 ले या 25 ले, 30 ले या 25 ले, चाहे करंट मैच्योरिटी, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों को हमने ऐड करना है. तो 30 लाख का 30 लाख हमने क्या करना है, ऐड कर देना है. विल द बोरोइंग्स कवर शॉर्ट टर्म लोन्स? जी हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स में उसको इंक्लूड होते हैं, उसमें कोई गाइडेंस नहीं है कि इंक्लूड नहीं होगा. होगा. ऑर्डर फैसिलिटी फुल्ली कवर्ड बाय एफडी, विल इट बी कवर्ड इन द बोरोइंग्स? ऑर्डर फैसिलिटी चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, ओवरड्राफ्ट तो फंड बेस्ड है तो ये इंक्लूड हो जाएगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज अ फॉलोइंग बोरोइंग्स फ्रॉम मुकेश अंबानी 80 lakhs. तो एक प्राइवेट कंपनी है जिसने मुकेश अंबानी से 80 लाख लिए हैं, अजीम प्रेमजी से 10 लाख लिए हैं, आईसीआईसीआई बैंक से 5 लाख लिए हैं, आईएफसीआई बैंक से 10 लाख लिए हैं. क्या एग्जम्पशन मिलेगा? सो वी हैव टू कंसीडर द बोरोइंग्स ओनली फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे पर्सनल फाइनेंसिंग वगैरह उसमें ऐड नहीं होगा. तो पर्सनल फाइनेंसिंग जहां से मुकेश अंबानी जी से लिया है 80 लाख का, अजीम प्रेमजी से 10 लाख का, वो निकालेंगे. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक से 10 लाख उठाए हैं और सॉरी आईसीआईसीआई बैंक से उठाए 5 लाख और आईएफसीआई बैंक से उठाए 10 लाख, तो कुल मिला के 15 जो लाख है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे. 1 करोड़ से कम है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा. तो यहां से क्या बात हमने सीखी, यहां से सीखा कि ओनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहां से अगर पैसे उठाए हैं तो ही हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. विल लोन फ्रॉम एनबीएफसी विल बी काउंटेड? एनबीएफसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वो कवर हो जाएंगे. एनबीएफसी से बैंक उठाए तो भी कवर हो जाएंगे. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज टेकन सीसी ऑफ रुपीज 300 lakhs एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज 80 lakhs. तो बैलेंस शीट डेट पे 80 लाख है लेकिन उन्होंने सीसी लिया था 300 लाख का, दैट इज 3 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा है. तो क्या उनको एग्जम्पशन मिलेगा? सो वी डोंट हैव टू सी लिमिट, वी हैव टू सी द एक्चुअल अमाउंट टेकन. देखो सीसी में क्या हो रहा है, सीसी में क्या हो रहा है, सीसी से क्या होता है, 3 करोड़ आपका सैंक्शन लिमिट है, लेकिन 3 करोड़ आप उठाते नहीं हो. वही अगर आप 3 करोड़ का टर्म लोन लेंगे तो टर्म लोन डायरेक्टली आपके खाते में जमा हो जाता है. यानी कि 3 करोड़ का आपको प्लांट एंड मशीनरी लेना है तो 3 करोड़ का लोन आपको डायरेक्टली आ जाता है. लेकिन सीसी में ऐसा नहीं होता है. सीसी में आप जितना निकालोगे उतना ही आपका क्या होता है, लोन अमाउंट होता है. तो 300 लाख का आपका सैंक्शन है और आपका 80 लाख का आउटस्टैंडिंग है बैलेंस डेट पे. हाँ, अब यहाँ पे एक बात ये आएगी कि अगर मान लेते हैं 3 करोड़ में से कभी भी एक भी दिन पे 1 करोड़ से ज्यादा का लिमिट आपने उठाया है और आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है किसी भी दिन में, तो आपके ऊपर ही एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 करोड़ से ज्यादा है. यहाँ पे एक प्रिजम्पशन है कि 80 लाख बैलेंस शीट डेट पे है, ठीक है, लेकिन कभी भी ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 करोड़ से ज्यादा उठाए नहीं है. नेक्स्ट आएगा सर जी, लोन ड्यूरिंग द ईयर रोज टू 1.6 करोड़ बट इट वाज रीपेड रेगुलरली एज ऑन द बैलेंस शीट डेट इट हैज रिड्यूस्ड टू नील. विल सच प्राइवेट कंपनी गेट एग्जम्पशन? नो, उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर आपका बैलेंस एक दिन पे 1.6 करोड़ हो चुका था. वेदर द रेवेन्यू विल इंक्लूडिंग अदर इनकम? यस, अदर इनकम रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाएगा. अब नेक्स्ट वन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज अ सेल ऑफ पेट्रोल ऑफ रुपीज 4 करोड़. तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनका पेट्रोल का सेल आएगा 4 करोड़, सेल ऑफ सर्विसेज 2 करोड़, सेल्स रिटर्न्स 1.5 करोड़, मतलब कुछ सेल किए हैं उसमें से 1.5 करोड़ रिटर्न आए हैं, इंक्लूडिंग 0.5 करोड़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उसमें से 0.5 करोड़ प्रीवियस ईयर के थे. एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड इन सेल ऑफ पेट्रोल इज 75 lakhs, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20 lakhs, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 lakhs, scrap sales 40 lakhs, GST on sales included about 20 lakhs. Is Caro applicable? Okay, तो without looking at the answer, please calculate क्या Caro applicable है या नहीं है. आंसर को देखना नहीं है, प्लीज डू नॉट रेफर टू द आंसर, आंसर को रेफर मत करो.
आंसर को रेफर नहीं करना है। आंसर को रेफर मत करो, बस इस पे ध्यान दो और बताओ क्या कारो एप्लीकेबल है। एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू आंसर करेंगे। आर्या बोल रही है कारो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है।
यस, तो सब लोग बोल रहे हैं कि कारो एप्लीकेबल नहीं है। चलो देख लेते हैं कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। यस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टर्नओवर को। तो उसमें से कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर, सेल 4 करोड़, सॉरी तो हमने देख लिया सेल ऑफ पेट्रोल 4 करोड़, सेल ऑफ सर्विसेज 2 करोड़, तो वो ऐड हो जाएंगे 4 + 2। तो नीचे लिखता हूं मैं 4 + 2 माइनस सेल्स रिटर्न 1.5 करोड़। ओके, तो उसमें से माइनस करेंगे 1.5 करोड़। एक्साइज ड्यूटी माइनस होगी 75 लाख की, इट इज 0.75, माइनस जीएसटी ऑन सेल 20 लाख, तो 0.20, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अदर इनकम है तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस स्क्रैप सेल ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.45 करोड़। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हुआ है 4.5 करोड़। अब इसमें देखो आपको स्टार मार्क करके कुछ बताया है, तो ये स्टार मार्क इसलिए है, इफ द एक्साइज एंड जीएसटी आर अकाउंटेड सेपरेटली देन दे विल बी नॉट इंक्लूडेड, तो वो उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। अगर सेपरेटली अकाउंट फॉर किया है तो इसको इंक्लूड मत करो, इंक्लूसिव किया है तो उसको माइनस करो। वी हैव टू अज्यूम दैट अकाउंटिंग विल बी on separate basis and hence they will be excluded. In problem it is said that excise and GST amount are included in the given sales but they don't comment on method of accounting. So we have to take popular assumption and solve the case. तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने सेपरेट अकाउंटिंग किया हुआ है ऐसा हम लोग मानेंगे और सेपरेट अकाउंटिंग किया है इसीलिए हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। अगर एग्जाम में ये मान लेते हैं कि ये 0.5 करोड़ जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, सॉरी यहाँ पे नहीं, अगर मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी जो 75 लाख की पेट्रोल के ऊपर है, अगर हमने इंक्लूसिव मेथड फॉलो किया है तो 4 करोड़ का 4 करोड़ वैसे का वैसे आ जाता। इसमें ऐसा हम लोग 0.75 लाख माइनस नहीं करते, समझे नहीं समझे। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि 75 लाख प्रॉपरली वी कैन आइडेंटिफाई बिकॉज वी हैव सेपरेटली अकाउंटेड इट, तो हम लोग इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो यहां से देखो अगर बात करेंगे पेट्रोल का जो 4 करोड़ है उसमें से हमको माइनस करना है कितना 0.75 लाख बिकॉज इट इज एक्साइज ड्यूटी एंड पेट्रोल, ठीक है। उसमें से सेल ऑफ सर्विसेज कितने हैं 2 करोड़, तो वो हमने ऐड कर दिया। उसमें से सेल्स रिटर्न जो है 1.5 करोड़ का वो डायरेक्टली माइनस किया, 0.5 करोड़ प्रीवियस ईयर का है इसलिए हम लोग यहां से उसको प्लस नहीं किए, उसमें से हम लोग डायरेक्टली माइनस किए हैं कितना 1.5 करोड़। सर प्रीवियस ईयर का भी लेस करना है, जी हाँ 1.5 करोड़ जो है उसमें से आपका 0.5 करोड़ प्रीवियस ईयर का है लेकिन वो इस साल के टर्नओवर में से माइनस हुआ है, तो हमको टर्नओवर देखना है। हमारे स्केड्यूल 3 के हिसाब से टर्नओवर कितना है वो देखना है और इस टर्नओवर में से पिछले साल का क्यों ना हो रिटर्न हमने माइनस कर दिया है, समझे नहीं समझे। तो स्केड्यूल 3 के हिसाब से क्या हम लोग उसको माइनस करेंगे, जी हाँ करेंगे। तो स्केड्यूल 3 के हिसाब से माइनस करना है तो यहां से भी माइनस करेंगे, समझे। इसलिए 0.5 अलग से सेपरेटली हमने उसके साथ डील नहीं किया है, तो माइनस 1.5 करोड़। उसके बाद इंटरेस्ट 20 लाख ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 लाख ऐड कर दिया, स्क्रैप सेल 40 लाख ऐड कर दिया, जीएसटी जो है 20 लाख हमने माइनस कर दिया। व्हाई? बिकॉज उसको सेपरेटली अकाउंट फॉर किया इसलिए। और ये कुल मिला के आ गया अपने 4.45 करोड़ जो अपने टर्नओवर जो है, ओके टर्नओवर अपना 10 करोड़ से कम है, रेवेन्यू जो है 10 करोड़ से कम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा अपना कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पे उन्होंने 5 करोड़ बोला है, ये निकल करके आप 10 करोड़ यहां पे अपडेट कर सकते हो। क्लियर है केस? ओके, एनी डाउट्स सो फार? नो। A private limited is a small company but does not fulfill all the exemption condition of a private company. एक प्राइवेट कंपनी है जो स्मॉल कंपनी है बट वो किसी भी एग्जाम्पशन को क्या नहीं करती है, फुलफिल नहीं करती। क्या एग्जाम्पशन मिलेगा? स्मॉल कंपनी के लिए अलग से एग्जाम्पशन क्राइटेरिया है, उसको उस क्राइटेरिया में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये बस प्राइवेट कंपनी के लिए है। What is the difference between exemption of a private company and exemption of a small company? In a small company there should not be holding or subsidiary, but in a private company holding or subsidiary should be a public company, but in a small company we see only paid up capital, but in the private company we see both paid up share capital reserve surplus. In small company we see turnover last year, private company we see total turnover. इसको आप फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन काट सकते हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो, कुछ ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं है, और डिटेल में घुसोगे तो और कंफ्यूज होगे। तो बस ये एग्जामिनेशन नहीं आएगा, ये बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया है।
तो ये कुछ हो गए केसेस ऑन दी कारो। किसी भी केस में आपको डाउट है तो पूछो, किसी भी केस में आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो। तेजस बेटा, प्रीवियस ईयर का लेस क्यों करना है, ये बात समझ गए? बाकी लोगों को कुछ डाउट है तो बताओ। ये केसेस का शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लेक्चर हो जाता है आपने इस शीट को जरूर एक बार ध्यान से मन लगा के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, और जो भी बातें बताइए टेक्निकल उसको रीड करना है। Yes, so I will construe that you have a no doubt regarding this. Now, अभी आपको क्या करना है, आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं कारों के ऊपर, ओके, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, एक बार पढ़ लेना है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बार ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके हो गए, देख के हो गए। ये सारे इन केसेस के ऊपर वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अगर आप केसेस को और इन क्वेश्चन बैंक को, इस क्वेश्चन को ढंग से करते हो, साथ साथ मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें से जो कारों के क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में जो कारों के क्वेश्चन है, उतनी बातों को कर लेते हो तो आपको कारों में से मार्क्स काटने की संभावना बहुत रेयर है। तो आपके मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होंगे, आपको कारों के ऊपर एक ग्रिप आ जाएगी, थरो नॉलेज आ जाएगा, और उस नॉलेज का इस्तेमाल आप क्वेश्चन के आंसर करने के टाइम पे एग्जामिनेशन में जरूर कर सकते हो। सो प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, जो मैं बोल रहा हूं। केसेस क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, मैंने जो क्वेश्चन बैग दिया उसमें क्वेश्चंस। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको 1 घंटा 2 घंटा लग सकते हैं आपको इन सारी बातों को गो थ्रू करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इतना आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 6 से 8 मार्क आपके हैं। ऑडिट के 100 मार्क में से 6 से 8 मार्क आपके हैं, ठीक है। बस 2 घंटा इन्वेस्ट करो अपनी जिंदगी के, 6 से 8 मार्क लेके चले जाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ही रुक जाएंगे। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.